अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें हम पूरे चैप्टर नंबर 1 जो कि डाटा बेसिक्स है उसका एक रिव्यू लेंगे। पिछले जो हमने 6 लेक्चर्स पढ़े हैं उन 6 के 6 लेक्चर्स को हम एक एक करके थोड़ा सा बेसिक समराइज़ करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो पहले 6 लेक्चर्स के ही टॉपिक्स हैं, जिसमें हम डाटा बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स देखेंगे, डाटाबेस सिस्टम्स हम देखेंगे, फिर डाटाबेस मॉडल्स होंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ओवरव्यू होगा और फिर लास्ट पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखे जाएंगे। ये अगेन 6 लेक्चर्स वो हैं जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लेक्चर्स 6 के 6 लेक्चर्स डिटेल में पहले वो देख लें। अगर आप इस लेक्चर के बाद वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डाटा बेसिक्स से स्टार्ट किया था। इसमें हमने डिफाइन किया था कि डाटा क्या होता है। हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो डाटा कहलाता है। ठीक है, अब उसमें रैंडम नंबर्स हो सकते हैं, रैंडम वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे हमने टेम्परेचर की एग्जांपल ली थी। हमने स्टूडेंट्स का जो डाटा जिसमें रोल नंबर, नेम और उनके व्हाट्सएप नंबर थे वो हमने डाटा की एग्जांपल के तौर पे लिए थे। फिर हमने कहा कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जो प्रोसेस्ड फॉर्म डाटा की होती है। प्रोसेस्ड फॉर्म हम कहते हैं कि जब हमने डाटा पे कोई ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो हमारे पास प्रोसेस होगी, मीनिंगफुल हमारे पास कन्वर्जन होगी, तो उसको हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे हमने कहा कि हमने जब व्हाट्सएप नंबर और नेम और रोल नंबर ले लिए थे, वो जो डाटा था उसकी बेस पे हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए व्हाट्सएप के, तो वो हमारे पास क्या बन गए, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को, कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इज नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। फिर आगे हमने डाटा ऑपरेशन देखे थे। डाटा ऑपरेशन हमने कहा कि जो हम मैनिपुलेशन करते हैं डाटा पे, डाटा को हम उस पर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमें डाटा को कन्वर्ट करते हैं। हम कुछ ऑब्जेक्टिव या रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को हम डाटा ऑपरेशन कहते हैं। अब डाटा ऑपरेशंस आपके जो डिवाइड होते हैं वो 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले डाटा कैप्चरिंग आता है। डाटा कैप्चरिंग हम पहली स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं कि कलेक्शन, रिकॉर्डिंग और गैदरिंग ऑफ डाटा, कि जो हम डाटा को गैदर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आप अगर व्हाट्सएप नंबर हमने स्टूडेंट्स के कलेक्ट करने थे तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्म बना लिया, फॉर्म पे स्टूडेंट्स अपनी एंट्री कर रहे थे, तो वो क्या है, वो डाटा कैप्चरिंग है। और इसी स्टेज में हो सकता है कि अगर आपका डाटा कंप्यूटर में एंटर्ड नहीं है तो फिर आपको वो डाटा एंट्री भी जो है वो डाटा कैप्चरिंग में ही आ जाती है। फिर जब आपका डाटा एंटर हो जाता है तो आप क्या करते हो, डाटा को मैनिपुलेट करते हो। मैनिपुलेशन हम किसे कहते हैं कि हम जो डाटा की अपीयरेंस या ऑर्डर हम चेंज करें, अरेंजमेंट चेंज करें, उसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहेंगे। अब उसमें हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं, जिसमें क्लासिफाइंग हो सकता है। हम मैनिपुलेशन जो करें वो क्लासिफिकेशन करें, जिसको हम ग्रुपिंग भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना लिए, तो वो क्या है, वो क्लासिफिकेशन होती है। कैलकुलेशन होती है कि अगर हमने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे हमने ये चेक करना था कि टोटल कितने स्टूडेंट हमारे पास ऐड हो गए हैं, तो वो क्या है, वो कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर सॉर्टिंग हमारे पास है कि हम किसी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाना है, तो वो हमारे पास क्या है, वो सॉर्टिंग है। फिर हमारे पास समराइजिंग आ जाती है कि हमारे पास अगर लार्ज डाटा है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, तो उसको हम समराइजिंग कहते हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, आप एवरेज चेक करना चाहते हो, तो एवरेज क्या है, वो लॉन्ग डाटा की जो है वो आपको शॉर्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये चार हो गए हैं, ये चारों आपके डाटा मैनिपुलेशन है, आपके डाटा की अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन हो चुकी होती है। फिर जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होगी है तो अब आउटपुट की फॉर्म बन गई है, तो हमने उस आउटपुट को क्या करना है, हम उस पर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और इन ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, मैनेजिंग आउटपुट हम कहते हैं। अब इसमें भी अगेन आपके पास 3 तरह के आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे स्टोरेज एंड रिट्रीवल हो सकता है कि आपने जो आउटपुट बना ली है उसको हो सकता है आप स्टोर करो और फिर बाद में आपको जब जरूरत पड़े आप उसको रिट्रीव कर लो, आप वापस गेट कर लो। फिर रिप्रोडक्शन हो सकती है कि आप उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। फिर हो सकता है कि आपने क्या करना हो, आपने कम्युनिकेट करना हो या उस इंफॉर्मेशन को, उस आउटपुट को शेयर करना हो। आपने अपने पास कलेक्शन कर लिया, अब आपने क्या करना है, आप उस आउटपुट को किसी दोस्त के साथ, किसी दूसरी कंपनी के साथ अगर आप शेयर जो कर रहे हो उसको हम कम्युनिकेशन या शेयरिंग कहेंगे। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स पढ़ा था।
हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स में जाने से पहले हमने कुछ बेसिक 3 डेफिनेशन देखी थी, जिसमें हमने फील्ड सबसे बेसिक एक डेफिनेशन देखी थी। उसमें हमने कहा फील्ड क्या कहते हैं, हम सेट ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, कि जब हम रिलेटेड कैरेक्टर्स को एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हैं तो वो फील्ड आ जाती है। जैसे कि आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका नेम हो सकता है, आपका व्हाट्सएप नंबर हो सकता है, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपकी फील्ड्स हैं। फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड को डिफाइन किया कि सेट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, कि जब हम रिलेटेड फील्ड्स को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं तो वो हमारे पास रिकॉर्ड बन जाता है। जैसे किसी एक स्टूडेंट का जब मैं नेम, रोल नंबर और व्हाट्सएप नंबर देखूंगा तो वो एक रिकॉर्ड होगा। फिर इसी तरह जब हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपस में कंबाइन होते हैं, एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट होते हैं, तो वो हमारे पास फाइल बन जाती है। कि जैसे मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, उनके सारों का नाम, रोल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अगर मैं देख रहा हूँ तो वो क्या बन जाएगी, वो एक फाइल बन जाएगी। तो आप फील्ड से रिकॉर्ड की तरफ जाते हो, रिकॉर्ड से आप फाइल्स की तरफ जाते हो। फिर इसी लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स में हमने फाइल्स को क्लासीफाई किया था 3 कैटेगरीज में, और हमने देखा कि हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट फाइल्स को तरीके से डिफाइन करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमने यूजर पॉइंट ऑफ व्यू देखा, उसमें हमने कहा कि हमारे पास मास्टर फाइल्स आती हैं। मास्टर फाइल्स वो वाली फाइल्स होती हैं जो आपकी लेटेस्ट अपडेटेड होती हैं, जो फाइनल अपडेटेड फॉर्म होगी जिस फाइल की, वो मास्टर फाइल होगी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट रहती है, उसको हम मास्टर फाइल को बार बार चेंज नहीं करते। फिर दूसरे नंबर पर ट्रांजैक्शन फाइल्स आती हैं। ट्रांजैक्शन फाइल्स वो वाली फाइल्स होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं, इनमें हम वो वाला डाटा स्टोर करते हैं जो प्रोसेसिंग से पहले का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास्टर फाइल को अपडेट करना है तो आप उससे पहले एक ट्रांजैक्शन फाइल क्रिएट करोगे, उसमें डाटा एंट्री करोगे और उसमें ही सारी प्रोसेसिंग करोगे। प्रोसेसिंग होने के बाद जब आपकी फाइनल फॉर्म तैयार हो जाएगी तो आप मास्टर फाइल को अपडेट कर दोगे और ट्रांजैक्शन फाइल आपकी डिलीट हो जाएगी। इसलिए इसको हम टेम्परेरी फाइल कहते हैं और मास्टर फाइल को हम जनरली परमानेंट फाइल कहते हैं। फिर बैकअप फाइल्स आती हैं। बैकअप फाइल्स भी हमारे पास परमानेंट फाइल्स होती हैं। ये हम जनरली मास्टर फाइल की एक एडिशनल कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, ताकि अगर हमारा लॉस हो जाए डाटा, मास्टर फाइल में कुछ करप्शन हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो फिर हम उसको बैकअप फाइल के थ्रू रिकवर कर लें। फिर हमारे पास फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू आती है क्लासिफिकेशन में। उसमें हम कहते हैं कि हम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स को 2 फॉर्म में देखते हैं। प्रोग्राम फाइल्स होंगी, ऐसी फाइल जिनमें इंस्ट्रक्शंस होंगी। जैसे आप अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो जो फाइल होगी वो आपकी प्रोग्राम फाइल कहलाएगी। इसमें एक्सटेंशन जो आपकी होती हैं जनरली, क्योंकि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू की फाइल में फाइल का नाम होगा और उसकी एक्सटेंशन होगी। अब एक्सटेंशन आपकी कौन सी हो सकती है, .exe हो सकती है या .com हो सकती है। फिर डाटा फाइल्स आती हैं। डाटा फाइल्स हम कहते हैं कि वो वाली फाइल्स जिनमें हमारे पास डाटा होगा, ठीक है, जिसमें आप कोई डाटा सेव करोगे वो आपके पास डाटा फाइल्स हो सकती है। जैसे हो सकता है आपकी जो मूवी है कोई, या एक आपकी इमेज है, वो क्या उसमें डाटा होता है तो वो हमारी डाटा फाइल कहलाती है। अब इसमें एक्सटेंशन क्या हो सकती है, .doc हो सकती है डॉक्यूमेंट के लिए, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज के लिए png हो सकती है, या आपकी वीडियो के लिए कोई AVI हो सकती है। फिर फाइनल हमने कहा था कि हमारे पास स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो फाइल्स को क्लासीफाई करते हैं, जिसको फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। सिक्वेंशियल फाइल है कि हम फाइल में डाटा सेव किस फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो वो सिक्वेंशियल फाइल में हम कहते हैं कि जिसमें डाटा हमारा सीक्वेंस में सेव होता है। सीक्वेंस का मतलब है ऑर्डर में होगा, कि अगर आपके 10 रिकॉर्ड है तो वो एक ऑर्डर में सेव होंगे, और अगर आपने 10वां रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो आपको पहले 9 रिकॉर्ड रिट्रीव करने पड़ेंगे, फिर जाके आप 10वें रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हो। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी, जो आपके पुराने ज़माने में ऑडियो कैसेट्स होती थी या VCR की वीडियोज़ होती थी, वो हमारी सिक्वेंशियल फाइल्स होती थी। फिर हमने दूसरे नंबर पे कहा कि डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स हो सकती हैं। ये वो वाली फाइल्स हैं जिनमें डाटा आपका किसी रैंडम ऑर्डर में स्टोर होगा। लोकेशन की बेस पे आपका जो डाटा होगा उसकी एक लोकेशन कैलकुलेट होगी, और वो जिस लोकेशन पे जाएगा वो रैंडम होगी। अब रैंडम सेव होने का मतलब ये भी है कि आप उस डाटा को रैंडमली एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10वां रिकॉर्ड रिट्रीव करना तो आपको पहले 9 रिकॉर्ड रिट्रीव करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 10वें रिकॉर्ड पे भी जा सकते हो। इस एग्जांपल आपके पास जो सीडीज़ होती हैं गानों के लिए, वो आपके पास डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स हैं। USB में जो डाटा स्टोर होता है डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स है। आपका हार्ड डिस्क पे जो स्टोर होता है वो भी डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स में आ जाता है। फिर फाइनली हमारे पास इंडेक्स फाइल्स आती हैं। इंडेक्स फाइल जनरली कॉम्बिनेशन होता है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट फाइल्स का या रैंडम फाइल्स का। इसमें आपका जो डाटा, ओरिजिनल डाटा स्टोर होता है वो आपका डायरेक्ट फाइल्स में स्टोर होता है। उनकी जो लोकेशन होती है हार्ड डाटा की, वो लोकेशन आप एक इंडेक्स फाइल में स्टोर करते हो और वो एक सीक्वेंस में होती है। सो अगर आपने कोई डाटा रिट्रीव करना है तो आप सीक्वेंशियल फाइल, वो जो इंडेक्स फाइल है उसमें सीक्वेंस में डाटा चेक करोगे, लोकेशन चेक करोगे, और फिर आप डायरेक्टली उस लोकेशन से डायरेक्ट फाइल को फेच कर लोगे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंडेक्स फाइल बनती है।
आगे हमारे पास थर्ड लेक्चर में डेटाबेसेस को हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम देखा था। हमने कहा कि ऐसा फाइल सिस्टम जो कि हमारा अर्ली सिस्टम था डाटा को स्टोर करने के लिए। अगर आपने डेटाबेस स्टोर करना था, आपने कुछ लेट्स से कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो आप अगर अर्ली सिस्टम यूज़ कर रहे थे तो उसको हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहेंगे। अब उसमें हर डिपार्टमेंट एक अपनी अलग फाइल बनाता था। अब हर डिपार्टमेंट में अलग फाइल होने से आपका डाटा रिपीट होना शुरू हो जाता था, जिसको हम डाटा रिडंडेंसी कहते हैं। अब डाटा रिपीट होना शुरू हो गया तो उसमें इनकन्सिस्टेंसी के इश्यूज भी आ सकते हैं कि आपने एक जगह अपडेट किया, दूसरी जगह अपडेट नहीं किया तो डाटा इनकन्सिस्टेंट हो गया। इन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया गया है, वो डेटाबेस सिस्टम से किया गया। डेटाबेस सिस्टम हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस आपके पास क्या है कि ऐसा डाटा जो आपका लॉजिकली रिलेटेड होगा उसको हम डेटाबेस कहेंगे। जैसे आपका कॉलेज का डेटाबेस हो सकता है, किसी बैंक का डेटाबेस हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस हो सकता है, किसी एयरलाइन का डेटाबेस हो सकता है, तो वो सारे के वो सारे डेटाबेस कहलाएगा। अब उसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो आपका कंप्यूटराइज सिस्टम होगा उसको हम डेटाबेस सिस्टम कहेंगे। डेटाबेस सिस्टम में 4 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट आते हैं, जिसमें डाटा सबसे पहले कंपोनेंट है जिसको हम इंटीग्रल कंपोनेंट कहेंगे। जो आपका एक्चुअली स्टोर हो रहा है वो आपका डाटा है। अब इसमें मिनिमम डाटा रिडंडेंसी होगी, आपकी रिपीटिशन जो है वो मिनिमम होगी, हो सकता है बिल्कुल ना हो। और डाटा ये आपका शेयरेबल होता है कि आपके बहुत सारे लोग एक ही टाइम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये डेटाबेस सिस्टम का कंपोनेंट के अंदर आ जाता है। फिर हार्डवेयर आपका दूसरा कंपोनेंट, जिसमें फिजिकल कंपोनेंट सारे आ जाते हैं। जैसे आपका प्रोसेसर हो सकता है, आपकी मेमोरी यूनिट्स हो सकते हैं, आपके कंप्यूटर सिस्टम पूरा हो सकता है। वो क्या है, वो आपका हार्डवेयर में आ गया। फिर सॉफ्टवेयर आपके आते हैं ऐसे प्रोग्राम जो आप यूज़ करोगे डाटा पे ऑपरेशन करने के लिए, डाटा को ऑपरेट करने के लिए। आपने अगर उस पर प्रोसेसिंग करनी है तो आप प्रोग्राम यूज़ करोगे, वो आपके प्रोग्राम क्या कहलाएंगे, सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो सकता है। फिर तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे हमारे पास सॉरी चौथे नंबर पे हमारे पास जो कंपोनेंट आता है वो यूजर्स आते हैं। यूजर्स वो लोग होंगे जो एक्चुअली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होंगे जो रिस्पॉन्सिबल होंगे पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम के, और फिर एंड यूजर जो आप और मेरे जैसे हो सकते हैं जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं सिर्फ डाटा रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस मॉडल पे डिस्कशन की थी। डेटाबेस मॉडल हमने कहे थे हमारे पास 3 किस्म के डेटाबेस मॉडल्स हैं, जिसमें सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल आता है। हायरार्किकल मॉडल में हमने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो सकता है, एक हायरार्की बनती है आपके पास। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में होता है, आपके पास बॉस से स्टार्ट होता है, बॉस होगा, फिर उसके नीचे मैनेजर होगा, फिर एम्प्लॉयज़ होंगे, फिर ऐसे करके आपकी हायरार्की चलती है। इसी तरह आपके हायरार्किकल मॉडल में भी हायरार्की चलेगी। इसमें आपके पास जो हायर लेवल नोड्स होंगे वो पेरेंट नोड्स कहलाएंगे, जो लोअर लेवल नोड्स होंगे वो चिल्ड्रन कहलाएंगे। अब एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड जो है उसका मैक्सिमम एक पेरेंट ही होगा। एक चाइल्ड 2 या 2 से ज़्यादा पेरेंट से बिलोंग नहीं कर सकता। इसी को हम इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी कहते हैं कि जैसे अगर आप किसी ट्री को इन्वर्ट कर दें तो वो जो शेप बनेगी वो हायरार्किकल मॉडल की बनेगी। फिर दूसरे नंबर पर नेटवर्क मॉडल आता है। नेटवर्क मॉडल का डिफरेंस हायरार्किकल से क्या है कि इसमें आपके पास एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं और एक चाइल्ड आपका मल्टीपल पेरेंट से भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, उसमें हायरार्किकल मॉडल में ये फीचर नहीं था, लेकिन इसमें आपका एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट से बिलोंग कर सकता है। अब इसमें दूसरा डिफरेंस क्या आता है कि इसमें हम एरोज यूज़ करते हैं रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए कि पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है, उसको डिफाइन करने के लिए हम एरोज यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे हमने रिलेशन मॉडल को स्टडी किया था। रिलेशन मॉडल हमने कहा था कि ऐसा मॉडल जिसमें हम रिलेशंस को या टेबल्स को यूज़ करते हैं ये शो करने के लिए कि दो एंटिटीज आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। ठीक है, अब रिलेशन या टेबल्स के इस पे हम नेक्स्ट चैप्टर में हम बड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे रिलेशन या टेबल पे। अब ये आपका मॉडल पहले दोनों मॉडल से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसमें, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से सिंपलर भी है। इस वजह से ही ये मॉडल आपका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पहले दोनों मॉडल से। कंपैरिजन में अगर हम देखें एग्जांपल्स के तौर पे, तो आपका हायरार्किकल मॉडल में क्या होगा कि एक टॉप एंटिटी है जिसको हम रूट नोड कह रहे हैं, उसके नीचे आपके पास फर्दर आपके एंटिटीज जा रही हैं। अब यह एक हायरार्की बन रही है जिसमें हायर लेवल नोड जो होंगे, जैसे एंटिटी 2 जो है वो पेरेंट है किसकी, एंटिटी 4 की, और E4 जो है वो पेरेंट है E7 की, E7 पेरेंट है E8 की, या फिर हम ये कह सकते हैं E8 चाइल्ड है E7 का। लेकिन नेटवर्क मॉडल में अब आप देख रहे हैं कि आपके पास एंटिटी 1 जो टॉप नोड है उसके 3 चिल्ड्रन है E2, E3 एंड E4, और
E5 जो है वो चाइल्ड है E2, E3 और E4 का, या हम ये कह सकते हैं E5 जो है वो उसके पेरेंट्स कौन से हैं, E2, E3 और E4। इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली नजर आ रहा है कि E5 जो है वो 3 पेरेंट से बिलोंग कर रहा है, और हमने एरो से शो किया हुआ कि पेरेंट कौन है और चिल्ड्रन कौन है, ये चाइल्ड कौन है। फिर रिलेशनल मॉडल आपके पास आता है। रिलेशनल मॉडल भी आपका नेटवर्क मॉडल की ही शेप लेता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये कि इसमें ये जो आपकी एंटिटीज़ हैं ये रिलेशन की फॉर्म में होंगी, टेबल्स की फॉर्म में होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी किया था। इसमें हमने कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस कहते किसे हैं, वो हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होगा, एक सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, उसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो आपके यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। और एक डीबीएमएस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, मकासद क्या हो सकते हैं कि एक तो वो शेयरेबल होना चाहिए कि बहुत सारे लोग उसको डाटा को एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकने चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी आ जाता है कि आपका डाटा और जो डीबीएमएस है वो दोनों आपके हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए यूजर्स को। ये नहीं होना चाहिए कि किसी टाइम आपका डाटाबेस या डीबीएमएस जो है वो डाउन हो गया। अवेलेबिलिटी हमारे पास आ जाता है तीसरा ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपके यूज़र की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती है तो आपका डीबीएमएस भी अपग्रेड हो जाना चाहिए उसके हिसाब से। डेटाबेस इंटेग्रिटी हमारे पास आ जाता है कि डेटाबेस इंटेग्रिटी वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपके डाटा को कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रखते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उसमें डाटा जो है वो हर टाइम कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास डीबीएमएस के फीचर्स हमने स्टडी किए थे। फीचर्स में हमारे पास सबसे पहले डाटा डिक्शनरी आ जाता है। डाटा डिक्शनरी हम कहते हैं कि ऐसी एक फाइल जो आपके डाटा की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर स्टोर करती है, कि जितना भी आपका डाटाबेस बनता है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा नहीं हम कह रहे, हम उस डाटा के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि कितने टेबल होंगे, हर टेबल में फील्ड्स क्या होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डाटा डिक्शनरी में जाती है। फिर यूटिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं। यूटिलिटीज़ वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डीबीएमएस की फंक्शनैलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करते हैं। जैसे अगर आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में प्रिंटिंग की फीचर नहीं है, प्रिंटिंग का फीचर मिसिंग है, तो आप यूटिलिटी इंस्टॉल करके वो फीचर ऐड कर सकते हो। फिर क्यूरी लैंग्वेज आपके पास आ जाती है, वो ऐसी लैंग्वेज जिसको यूज़ करके हम डाटा या डाटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं। जैसे अगर आपने डाटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आप कोई क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करोगे। आपने डाटा फैच करना है तो आप क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करोगे। एसक्यूएल उसमें एक कॉमन लैंग्वेज आ जाती है। फिर रिपोर्ट जनरेटर हमारे पास फीचर आता है कि जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम ऑन स्क्रीन या प्रिंटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जिनका डिफरेंट फॉर्मेट्स होगा जो कि यूज़र को ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगी। फिर हमारे पास एक्सेस सिक्योरिटी आ जाता है। एक्सेस सिक्योरिटी हम कहते हैं कि ऐसे फीचर जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सेट ऑफ पीपल को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को हम डिफरेंट एक्सेस दे सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके ये सर्टन यूज़र जो हैं, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप जो बनता है उसमें हम सिक्योरिटी लगाते हैं कि मैसेज जो है वो सिर्फ एडमिन सेंड करेगा, ठीक है। वो क्या हमने किया, अब हमने एक सिक्योरिटी अप्लाई की है। इसी तरह आपके डेटाबेस में भी सिक्योरिटी लग जाती है कि कौन से यूज़र डाटा को ऐड कर सकते हैं, कौन से मॉडिफाई कर सकते हैं या कौन से सिर्फ देख सकते हैं। फिर फाइनल फीचर जो हमारे पास आता है वो बैकअप एंड रिकवरी का आता है। बैकअप हमने पढ़ा था कि हम कहते हैं एडिशनल कॉपी ऑफ जो डाटा होगा, ठीक है, उसको हम अगर डाटा ओरिजिनल डाटा लॉस हो जाता है तो हम जो एडिशनल कॉपी या बैकअप है उसको यूज़ करके हम रिकवरी कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, इसको हम बैकअप एंड रिकवरी कहते हैं। और डीबीएमएस हमारे पास जनरली बैकअप रिकवरी का फीचर प्रोवाइड करता है। आगे हमारे पास कुछ एडवांटेजेस आते हैं डीबीएमएस के। डीबीएमएस के एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज मिनिमम डाटा रिडंडेंसी है। डाटा रिडंडेंसी हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा कि जो रिपीटिशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स होता है, कि आपका अगर डाटा मल्टीपल फाइल्स में रिपीट हो रहा है उसको हम रिडंडेंसी ऑफ डाटा कहेंगे। अब डीबीएमएस में या डाटाबेस सिस्टम जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें डाटा आपका चूंकि रिपीट नहीं हो रहा होता, आपका इंटेग्रल फॉर्म में स्टोर होता है, किसी एक जगह पे स्टोर होता है, तो उसकी वजह से आपकी रिडंडेंसी जो है वो मिनिमम हो जाती है, जनरली ज़ीरो हो जाती है। अब डाटा रिडंडेंट ना होने की वजह से, डाटा की रिपीटिशन ना होने की वजह से आपका डाटा कंसिस्टेंट भी रहता है, क्योंकि अगर आपने किसी एक जगह चेंज किया तो वो एक ही जगह पे डाटा अपीयर हो रहा था तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट हो जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल आपके सिस्टम थे, जैसे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, उसमें मल्टीपल कॉपीज जनरेट होती थी, आपके पास डाटा रिडंडेंट होता था, तो एक जगह अपडेट होने से दूसरी जगह अपडेट नहीं होता था, इस वजह से आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता था। फिर हमारे पास डाटा शेयरिंग आ जाती है। डाटा शेयरिंग का डीबीएमएस का फीचर ये है कि आपका जो डाटाबेस है वो आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसका जो डाटा है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे, तो उसको हम डाटा शेयरिंग कहते हैं।
फिर डाटा इंडिपेंडेंस आता है। डाटा इंडिपेंडेंस हम कहते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और आपका जो डाटा होता है उसकी जो सेपरेशन है उसको हम डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। अब डीबीएमएस क्या करता है, डीबीएमएस इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और आपके पास जो डाटा होगा उनके दरमियान आ जाता है, ठीक है, उनको सेपरेशन उनकी ज़्यादा ईजी कर देता है। अब अगर आपका डाटा अपग्रेड होता है या अपडेट होता है तो उसकी वजह से आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंजेस नहीं करने पड़ते, ये आपकी डाटा इंडिपेंडेंस में आ जाती है। फिर डाटा सिक्योरिटी हमने अभी थोड़ी देर पहले भी स्टडी किया है कि आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सेट ऑफ सिक्योरिटी एक्सेस दे सकते हो कि जी ये लोग डाटा को चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा कि वो आपका डाटा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा चेंज होने से। जैसे कि अगर आप अपना रिजल्ट देखने किसी बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हो, आप अपना रोल नंबर एंटर करते हो और आपको जो रिजल्ट शो होता है, अब वो आपका रिजल्ट जो है वो आप एडिट नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको देख सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके डीबीएमएस के थ्रू उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, सिक्योरिटी अप्लाई की गई है कि स्टूडेंट्स जो है वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फिर बैकअप एंड रिकवरी का हमने थोड़ी देर पहले फीचर ये भी देखा है कि हमारे पास डीबीएमएस क्या करता है, वो जनरली आपके डाटा पूरे के पूरे डाटाबेस की पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद आपकी एक एडिशनल कॉपी जनरेट करता जाता है। और अगर आपका ओरिजिनल डाटा किसी दिन डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो वो बैकअप कॉपी जो जनरेट की थी उसको यूज करके वो रिकवर कर सकता है। फिर लास्ट पे हमने जो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक देखा था वो डिसएडवांटेजेस देखे। डीबीएमएस नो डाउट आपको एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप डिसएडवांटेज को इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट आपके पास आ जाती है। हाई कॉस्ट का मतलब है कि एक तो डीबीएमएस को आपको अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्मेंस आपको हाई चाहिए, तो आपको सिस्टम भी, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो भी आपको हाई परफॉर्मेंस का चाहिए होगा, जो कि एक्सपेंसिव होगा। फिर डीबीएमएस बजाते खुद एक आपका एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, वो आपको उस पर भी अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरे नंबर पर डिसएडवांटेज ट्रेनिंग आ जाती है या हायरिंग आ जाती है कि अगर आपने डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करना है तो आपको हो सकता है नए लोग हायर करने पड़े जो आपका डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर आपके पास अगर जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना नहीं आता, तो आपको उनकी ट्रेनिंग पे भी टाइम और खर्चा करना पड़ेगा। फिर कन्वर्जन कॉस्ट हो सकती है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज़ कर रही थी या कोई पुराना डीबीएमएस सिस्टम यूज़ कर रही थी जिसको हम लेगेसी सिस्टम भी कहते हैं, उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम के अंदर लेके जाने के लिए, तो आपको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस पर भी आपकी कॉस्ट आ सकती है। फिर आपको एक एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज जो पड़ता है वो डाटा डिक्शनरी की एक ज़रूरत होती है कि हमने कहा कि डाटा डिक्शनरी ऐसी फाइल है, सेपरेट फाइल है जो पूरे के पूरे डाटाबेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब अगर आपकी डाटा डिक्शनरी ही लॉस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो ये उसकी वजह से आपका पूरे का पूरा डाटाबेस जो है वो डैमेज हो जाएगा। फिर फाइनली हमारे पास जो डिसएडवांटेज आता है वो हाई फेलियर इम्पैक्ट है। हमने ये पढ़ा है कि डीबीएमएस में जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे इंटीग्रेटेड हैं, वो आपस में मिल के काम करते हैं। अब इंटीग्रेटेड होने की वजह से इशू क्या आता है कि अगर किसी एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ गई है तो वो पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम को वो डैमेज कर सकते हैं, वो उसका आपका वर्किंग जो है वो पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम की वर्किंग स्टॉप हो सकती है। इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं, जो डिफरेंट बोर्ड्स आपके जो पंजाब बोर्ड के आते हैं, उनमें आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस को हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हर चैप्टर, हर लेक्चर के एंड पे मैंने कुछ तीन चार शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। आप जब लेक्चर देखेंगे तो आपको एंड पे वो शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके इस चैप्टर की बेस पे आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले एक्टिविटीज़ कहा जाता है कि डाटा प्रोसेस में एक्टिविटीज़ कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। फिर दूसरे नंबर पे फाइल्स का क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल्स कौन सी हैं, जिसमें मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल्स वगैरह आपके पास हैं। फिर डेटाबेस सिस्टम का क्वेश्चन बड़ा पेपर में अपीयर हुआ है। फिर डेटाबेस मॉडल के बारे में जो हमने 3 मॉडल्स पढ़े हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। रावलपिंडी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई दफ़ा पहले भी आ चुका है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है आपके डीबीएमएस के या डेटाबेस सिस्टम के। आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना, क्योंकि आपका ये पेपर में हर दूसरे साल तीसरे साल ये पेपर में क्वेश्चन लाजमी आता है और आपको एटलीस्ट चार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लाजमी याद करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमने जो पढ़ा उसमें हमने अगेन आज सारे लेक्चर्स जो थे पिछले 6 के 6 लेक्चर्स, उनकी एक समरी हमने की है। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन हो
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें। आप व्हाट्सएप पे हमें रब्ता कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन आप इन पूरे चैप्टर को डिटेल में गो थ्रू करें, वो सारे लेक्चर्स आप पहले देखें। अगर आपको उन लेक्चर्स में से कोई चीज़ मिसिंग है तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट करें, अदरवाइज़ आप एटलीस्ट ये वीडियो आप लाजमी पूरी देखें।